तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 1 है, आप लोग का फर्स्ट क्लास है। और एक मटेरियल भेजे हैं आपके ग्रुप में, कल इसका फोटो कॉपी करा लीजिएगा। फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअली बतलाए थे कि अभी इधर 2-3 दिन हम पेपर 1 पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस में पेपर 1 है। आपका पहला पेपर क्या है? 1 ही है, पेपर 1 ही है। पहला एग्जाम आपका यही है, 3 तारीख को शायद एग्जाम है। और संडे से आप लोग का अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी का सबसे पहले बतलाए थे कि इसका हम मॉडल डी पढ़ाएंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और कंसेप्ट को समझिए। इकोनॉमी क्यों लेकर आया गया? ये बैंक को इकोनॉमिक से क्या लेना देना है? अच्छा, बैंकिंग में जो भी आप लोग प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है? इकोनॉमी एक्चुअली मार्केट से रिलेटेड है। और कल हम लोग डेमो क्लास ले रहे थे, तो उसमें ये बतलाए थे कि पहले के रेस्पेक्ट में आज क्या चेंजेज हुए हैं। कि पहले मार्केट ओपन नहीं था, 1991 के पहले मार्केट ओपन नहीं था। तो सारे काम गवर्नमेंट करती थी और बैंक को एक फिक्स इनकम मिल जाता था, और ज्यादा ही मिल जाता था फिक्स इनकम बैंक को। तो बैंक भी एफडी आरडी पे ज्यादा दे देती थी। फिक्स डिपॉजिट पे, रेकरिंग डिपॉजिट पे आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देती थी। लेकिन जब से मार्केट ओपन हुआ और धीरे धीरे 2000 के बाद बैंक में भी पारा बैंकिंग आ गया, देख रहे हैं। हालांकि पारा बैंकिंग से मार्केट को कोई लेना देना है नहीं, पारा बैंकिंग तो एक अलग मुद्दा है। मतलब है कि बैंक का जो प्रॉफिट है, जो फिक्स रिटर्न से आ रहा था, वो अब मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गया, वेरियस मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है ना? मार्केट में एंड जो इंडिविजुअल है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये हम लोग कल थोड़ा सा देखे थे, आज उसको हम लोग ज्यादा समझेंगे। कि जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक है, ये किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे, कंसेप्ट को समझिएगा, समझ में आ रहा ना? फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है, वो उसका अपने अपनी मर्जी होता है, और वो फिक्स होता है। मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि आज हम जाएंगे बैंक में पूछें कि एफडी का क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक बोलेगी 6% है। फिर कल जाएंगे तो बैंक बोलेगी नहीं, अब तो बढ़ गया है, 6.25 हो गया है। फिर परसों जो है घटा देगी, 6 पॉइंट जो है 15 हो गया है, या 5 पॉइंट जो है आपका 55 हो गया है, कुछ इस टाइप का बोलेगी। ये बदल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदल सकता है एफडी का रेट। मतलब इतना फ्रिक्वेंटली नहीं बदलता है। ठीक है। अब आपको एक एक सिंपल सा एग्जांपल बतलाते हैं कि मार्केट एक्चुअली क्या है। जैसे कोई आपका प्रोडक्ट है, इस बात को महसूस कीजिएगा। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आपके जो सोसाइटी में, जो मोहल्ला में दुकान है, उसमें से आप परचेज कीजिएगा। और फिर आप कुछ प्रोडक्ट जो है, या उसी प्रोडक्ट को आप मार्केट से प्रोडक्ट परचेज कीजिएगा, तो रेट में आपको डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, सिंपल सी बात है कि जैसे कि कोई एक किसान है, मान लेते हैं कोई एक किसान है, और ये कुछ प्रोडक्ट अपने खेत में उपजाया है। मान लेते हैं कि आलू उपजाया है, ठीक है ना, प्रोडक्शन इसका किया है, और ये अपने दुकान में सेल करता है। इसके पास भी एक दुकान है, छोटा सा एक दुकान है, और इसमें ये सेल करता है। तो ऑफ कोर्स इसका जो प्राइस होगा, ये आलू का जो है, पोटैटो का जो प्राइस होगा, ये खुद निर्धारित करेगा, खुद रखेगा कि हाँ कितना इसका प्राइस है। 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, वाट एवर जो भी उसको रखना हो खुद रखे, किसी से पूछेगा नहीं। अब एक दूसरा सिचुएशन सोचिए कि यही किसान नेक्स्ट डे ये टुकड़ी में आलू जो है रखता है, और इसको लेके चला जाता है मार्केट, और बीच में आप मिल जाते हैं। तो पूछते हैं कि आप कितने में आलू
मार्केट में सेल कीजिएगा, तो आपको क्या लगता है कि किसान क्या बोलेगा, कितना में सेल करेंगे? उसका जवाब क्या हो सकता है? बोलिए। मार्केट रेट के अनुसार वो मतलब कोशिश मतलब वो बोलेगा। ये बोलेगा कि मार्केट में जो रेट होगा जी। उसके अकॉर्डिंग सेल करेंगे। मतलब यहाँ पे जो रेट था वो डिसाइड कर रहा था, और जो मार्केट में जो रेट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग सेल करेंगे, ये समझ में आता है, लेकिन ये रेट कौन डिसाइड करते हैं? वहां कोई बैठा है क्या? मार्केट में कोई बैठा है क्या? इसी बात को समझिए कि मार्केट में कोई नहीं बैठा है। मार्केट का जो रेट डिसाइड होता है ये वेरियस फैक्टर, मार्केट रिलेटेड फैक्टर, इसको और डिटेल में पढ़िएगा तो वेरियस डिमांड मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फैक्टर। मतलब वही उसी पे हम आ रहे हैं, उसी पे आ रहा है। वेरियस जो है मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स डिसाइड करेगा कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। और ये आपको जिस प्रकार ये पोटैटो पे अप्लाई होगा, एप्पल पे अप्लाई होगा, वेजिटेबल पे अप्लाई होगा, ग्रोसरी पे अप्लाई होगा, उस सेम टू सेम कंसेप्ट आपका फाइनेंशियल मार्केट है। जो फाइनेंशियल मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं, और फाइनेंशियल मार्केट के क्या प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले जिस प्रकार से मार्केट आपको, ग्रोसरी मार्केट अलग है, वेजिटेबल मार्केट अलग है, फर्नीचर मार्केट अलग है, बहुत सारे मार्केट है, ठीक है ना? उसी प्रकार आपका फाइनेंशियल मार्केट है। तो फाइनेंशियल मार्केट भी अलग अलग है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको मनी मार्केट है, मतलब यहां से मार्केट स्टार्ट होता है, मनी मार्केट। ठीक है। मनी मार्केट के बाद क्या है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, और इसी दोनों को मिलाकर लगभग आपको म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले आपको मनी मार्केट पढ़ाएंगे, देन कैपिटल मार्केट पढ़ाएंगे, फिर आपका म्यूचुअल फंड पढ़ाएंगे। ठीक है। इसके बाद से आपका फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट मतलब करेंसी में जो आप लेन देन करते हैं वो आपका फॉरेक्स मार्केट हुआ, इसको पढ़ाएंगे। इसके बाद से आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ये आपको आपके सिलेबस में नया है, और आपके ये जो इकोनॉमी वाला बुक है इसका लास्ट चैप्टर है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक अलग तरह का मार्केट है, तो डिटेल में देखेंगे हम लोग। फिर से इसमें आपका डेरिवेटिव्स मार्केट है। डेरिवेटिव्स मार्केट है, मतलब बहुत सारे अलग अलग मार्केट है जो मॉडल डी में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज क्या है इसमें कि जितना भी मार्केट है और जितना भी इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा, इस सबका जो आरओआई होगा वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। और ये वेरिएबल जो है किस पे डिपेंड करेगा? तो वेरियस मार्केट फैक्टर पे डिपेंड डिपेंड करेगा, जो अभी हम लोग देख रहे थे। और इसी को हम लोग को मॉडल बी में पढ़ना है। ये आपका मार्केट जो आपका पढ़ना है, फाइनेंशियल मार्केट किस में पढ़ना है? मॉडल डी में। और ये जो जो फैक्टर है, मतलब इसका जो वेरिएशन होगा, ये जो फैक्टर है वो आपका मॉडल बी में है। तो दो मॉडल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस है, बाकी ए एंड सी ओवरऑल पढ़ लेने पे हो जाएगा, मतलब ये यहीं से हो जाएगा, लैंग्वेज यहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसमें भी इसके बाद से इंश्योरेंस मार्केट है, पेंशन मार्केट है, बहुत लीज है, हायर परचेज है, फैक्टर है, फैक्टरिंग है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, डेप्ट मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, बहुत सारी चीजें देखेंगे हम लोग। तो मार्केट का जो है, जो फैक्टर है आपका, वेरियस फैक्टर, जिसमें अभी बतला रहे थे आप, सौरभ जी शायद बतला रहे थे कि सबसे पहले डिमांड सप्लाई आता है।
इसके बाद से गवर्नमेंट का पॉलिसी आता है, इसके बाद से ट्रेड वार आता है, ठीक है ना, ईटीसी कर देते हैं कि वेरियस इन्फ्लेशन है, बहुत सारे अलग अलग। तो यही आपका फाइनेंशियल मार्केट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बैंक में इसको क्यों ऐड किया गया? कल एक्सप्लेन कर रहे थे कि पहले जो जो बैंक का जो प्रोडक्ट था, ये आपको 12% से 13% रिटर्न दे देती थी, 2000 तक रिटर्न दे देती थी। बट उसके बाद से ये रिटर्न घट गया, 6% से लेकर 7%, 8% तक घट गया। अब ये रिटर्न आपको चाहिए तो आपको मार्केट के तरफ ही जाना होगा। बट यहां पे आप आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, कम पैसा था, लो कैपिटल भी आप यहाँ पे लगा सकते थे, पहला। दूसरा चीज, आपका नो रिस्क था, कि कोई रिस्क की बात ही नहीं है, कि बैंकर अगर बोल दिए कि हम 8%, 10% रिटर्न देंगे तो वही होता था, या 6% ही आज के डेट में है तो वही होगा। तीसरा चीज जो है, नो, यहाँ पे आपका नॉलेज की कोई बात नहीं थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जान गए, कोई भी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकता है, तो नॉलेज की बात नहीं थी। पांचवा, यहाँ पे टाइम भी आपको नहीं देना था, बस आप पैसा लगा दिए और बात खत्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन मार्केट में ये सारे चीज पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो है कैपिटल क्या हो जाएगा, हाई कैपिटल, क्योंकि जब तक आप कैपिटल नहीं लगाइएगा तब तक आपको अर्निंग कहां से होगा, हाई कैपिटल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रिस्क आपको लेना होगा, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी चाहिए, कि हाँ अगर कुछ पैसा का नुकसान हो गया तो मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ बैकअप के लिए है, फंड है, जैसे बैंक जो है रिजर्व रखती है। सॉरी, आपको यहाँ पे रिस्क बियरिंग कैपेसिटी चाहिए, और नॉलेज तो 100% चाहिए। नॉलेज एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो आप मार्केट में इन कर ही नहीं सकते हैं। और टाइम भी चाहिए, कि आपको मार्केट देखना होगा, समझना होगा, टाइम देना होगा, ठीक है, कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मूव करता है, कितना वेरियस टाइप ऑफ मार्केट है, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मूव करता है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कि जितना लिक्विडिटी यहाँ पे है, ये सब कुछ ना होते हुए भी एक चीज जो है बैंक के पास, बैंक से रिलेटेड प्रोडक्ट में, वो क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिक्विडिटी को हम एक अलग से बतलाकर आगे हम मार्केट को बतलाते हैं। सबसे पहले नोट कीजिए, लिक्विड का क्या मतलब होता है। अब बार बार हम नहीं बोले कि नोट कीजिए, आप लोग का 2 मंथ का समय बचा हुआ है, आप बढ़िया से हर एक चीज को नोट के प्रॉपर पढ़िए, 2 मंथ पढ़िए, अच्छा से एग्जाम निकालिए। तो लिक्विड का मतलब क्या होता है, लिक्विड का मतलब होता है कैश इन हैंड। केमिस्ट्री में जो भी इसका मतलब होता हो लिक्विड का, बट इकोनॉमी में लिक्विड का मतलब होता है कि मेरे हाथ में जो पैसा है जिसको हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर एक्सपेंस, तभी हम खर्च कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये लिक्विड आपके हाथ में हो, या आप तो आज के डेट में वो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आ गया है, आपके आपके सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट में है पैसा, तो उसको भी आप खर्च कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग लिक्विड मनी ही कहेंगे ओवरऑल, अगर इंटरनेट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो। लेकिन हाथ में जो पैसा है, वो जो करेंसी हाथ में है, ये इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, वो लिक्विड मनी है। एक वर्ड यहां से रिलेटेड आता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हाउ क्विकली एनी प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू कैश, हाउ क्विकली एनी प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू कैश, तो कितना जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वही उसका लिक्विडिटी है। अब एक साधारण सा अगर क्वेश्चन पूछे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लिक्विड, ठीक है ना, एक साधारण सा क्वेश्चन है कि अभी हम दे रहे हैं कुछ नंबर, इसमें से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है, और फिर सीरीज से सजाइए। पहला है आपका लैंड,
दूसरा है गोल्ड, तीसरा है अ, तीसरा है आपका करेंट अकाउंट, चौथा है सेविंग अकाउंट, ठीक है ना, एंड पांचवा है आपका 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 एफडी कर देते हैं। तो ये बतलाइए कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसका है? गोल्ड का सर। क्यों आपने बोला गोल्ड का लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, ये बतलाइए। क्योंकि इसको तुरंत कैश किया जा सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देते हैं। जिस समय डीमोनेटाइजेशन था उसमें आप बैंक में थी कि नहीं? अ, हाँ सर थे। तो रातों रात मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि कल से हम पार्टिकुलर नोट बंद करते हैं। तो क्या आप गोल्ड लेके जाते तो आपको पैसा दुकानदार देता, मतलब ज्वेलर देता? नहीं नहीं, उस टाइम तो नहीं दे रहा था। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं सोना भी अपना लिक्विडिटी खो देती है। हाँ। देखिए, ज्यादा पैसा मुझे मिल जाए उसको लिक्विडिटी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पैसा मिल जाए इससे लिक्विडिटी को लेना देना है। तो गोल्ड गोल्ड बाद में आएगा। सबसे पहले क्या आएगा जहां से आप पैसा निकाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं? करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, दो चीज सेविंग यहाँ पे है। हाँ, अब करेंट करेंट अकाउंट। अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में सबसे सेविंग पहले किसको बोलिएगा? करेंट अकाउंट। क्यों? करेंट अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कोई वेरी गुड, निकाल। वेरी गुड। और करेंट अकाउंट की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि जी। रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, और करेंट अकाउंट को ट्रांजैक्शन के लिए ही बनाया गया है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बैंक बोलती है कि हम भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देने जा रहे हैं। आपको ट्रांजैक्शन के लिए ही बनाया गया है। तो करेंट अकाउंट की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद आपका सेविंग अकाउंट की होगी, और इसके बाद आपका एफडी का होगा, क्योंकि एफडी को भी आप ऑनलाइन ब्रेक आवाज के डेट में कर सकते हैं। और इसके बाद आपका गोल्ड आएगा, और इसके बाद आपका लैंड आएगा, क्योंकि लैंड का लिक्विडिटी सबसे कम होगा, क्योंकि रातों रात सेल नहीं होगा, 2-4 दिन में भी सेल नहीं होने वाला है। वो कई महीना और कई मंथ और कई साल भी लग सकते हैं पार्टिकुलर लैंड को सेल करने में, अगर आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए तो। समझ में आ रहा है? तो लिक्विड का मतलब या लिक्विडिटी का मतलब यही हुआ कि आपके हाथ में पैसा कितना जल्दी आ जाए, ये आपका लिक्विडिटी का मतलब है कि हाउ क्विकली एनी प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो जो जनरली जो आज का जो बैंक से रिलेटेड प्रोडक्ट है या पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसमें जनरली अब जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो रिटर्न के लिए नहीं कर रहे हैं। इस बात को तो एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है ना। अब जो है, अगर आप सोचते हैं कि हम पार्टिकुलर बैंक के प्रोडक्ट में, एफडी के पोस्ट ऑफिस के प्रोडक्ट में हमको रिटर्न मिल जाए, इसके लिए तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि 6 से 7% में आपको क्या रिटर्न मिलने को है? 5% तो इन्फ्लेशन वो वो निकल जाएगा, 5% तो वही खा जाएगा, 5%, क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगा ना। ठीक है ना। कल एक क्वेश्चन से आप लोग, शायद आप लोग से पूछे थे या नहीं पूछे थे, तो आप पूछ लेते हैं कि एक फ्रेंड जो F1 है, ये एक फ्रेंड F2 को 100 रुपया देता है 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर के लिए। तो F2 को कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, इसको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, नो प्रॉफिट, इसको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। सॉरी, इसको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, एक्चुअली इसके पास तो पैसा है ही ना, इसको रिटर्न पे नो प्रॉफिट चाहिए। तो बतलाएं कि F2 जो है F1 को 1 साल के बाद कितना रिटर्न करेगा? 105 रुपया रिटर्न करना चाहिए। क्यों 105 रुपया इसलिए रिटर्न करना चाहिए कि 5 रुपया आपने इन्फ्लेशन जोड़ लिया? जी। वेरी गुड। तो ये हम लोग जनरली सोचते नहीं है कि 100 रुपया तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, ठीक है ना। 100 रुपया, फ्रेंड है उसका पैसा वापस कर दे वही बहुत है। नहीं नहीं, हाँ फ्रेंड है, ठीक है, वो तो ठीक है, पैसा ये तो कैजुअल हम लोग टॉक कर लिए। लेकिन हम लोग अगर इकोनॉमिक
क्योंकि पढ़ रहा है, इकोनॉमी पढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग सोचे तो उस साल का जो भी इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, और 5 रुपया तो आपने बता दिया कि एवरेज इन्फ्लेशन, चूंकि 5% को हम लोग मानते हैं इसलिए कर लेंगे, बट एक्चुअल में उस साल का जो भी इन्फ्लेशन होगा, हो सकता है 5% से कम हो, 4% हो, 2% हो, 3 हो, या 7-8% हो, 10% हो, उसके बराबर देगा। मतलब जो आपका मूलधन है 100 और उसमें से आपका इन्फ्लेशन जोड़ लेगा, वही देगा। तो इसको प्रॉफिट नहीं मिला, अब इसको अगर प्रॉफिट है, इसको चाहिए, तो इस पे अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़े, ऐड करें, तब इसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो जनरली अब बैंक जो पैसा देती है वो प्रॉफिट के लिए नहीं देती है, वो लिक्विडिटी के लिए बेसिकली है, कि आप जो है इजिली आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अ, आपका ऑनलाइन भी ब्रेक एक हो जा रहा है, और दूसरा है कि लिक्विडिटी के लिए ही आप इसको बेसिकली लीजिए। अब जिनको जानकारी नहीं है वो ये नहीं सोचते हैं कि इन्फ्लेशन वगैरह क्या है, बोलते हैं चलो 6-7% हमको फिक्स इनकम मिल रहा है ना, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। अगर कोई पूछे कि मार्केट में आपको हाई कैपिटल चाहिए, रिस्क चाहिए, नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए, लेकिन क्या लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं है, तो आप पढ़ेंगे कि यहाँ भी लिक्विडिटी है, यस है, बट वही है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है। इसका जो ग्राफ होगा, जो आपका बैंक के जो प्रोडक्ट का जो ग्राफ होगा, वो कैसे होगा, ये वाला। इसमें आप कभी भी ब्रेक कीजिएगा तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हाँ, फाइनल पोजीशन पे अगर ब्रेक आप करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का थोड़ा सा लॉस नहीं होगा, लेकिन बीच में भी कीजिएगा तो कोई आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसका जो मार्केट का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है। ये मार्केट का ग्राफ होता है कि इसमें आप जो ब्रेक करेंगे, अगर आप लोअर पोजीशन पे ब्रेक करते हैं तो थोड़ा सा लॉस हो सकता है, बट वो भी आपका अगर कुछ दिन के बाद ब्रेक करते हैं, कुछ साल के बाद ब्रेक करते हैं, तो इस लोअर से तो ये लोअर तो ज्यादा ही है ना, पैरेलल, अगर यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचिएगा तो इस लोअर से ज्यादा ही ना आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यही है आपका मार्केट। तो एक जो नोट्स भेजे थे उसको फिर से दिखलाते हैं कि कितने प्रकार के मार्केट है और वहां पे क्या क्या फैक्टर है, और इस नोट्स को जितना भी हम नोट्स दे उसको प्रॉपर पढ़िएगा, और उसके बाद से अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझसे एकदम पूछिएगा, मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ग्रुप में पूछिए, वाट एवर जिसमें पढ़ा रहे हैं। जब पढ़ा ले तो एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, बट किसी तरह कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट इज ए प्लेस वेयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड। तो फाइनेंशियल जिस प्रकार से जनरल मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, सब्जी लेते हैं, ग्रोसरी का सामान लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, मतलब अपने जो भी घर में यूटिलाइज करते हैं वो लेते हैं। तो जिस प्रकार जनरल मार्केट है उसी प्रकार से फाइनेंशियल मार्केट है, और वहां पे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो उसका आप खरीद बिक्री करेंगे। ये बताया ना कि फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये सब है मार्केट। यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, खरीद बिक्री होगा, बाई एंड सेल एंड बाई हो जाएगा। तो कौन कौन सा मार्केट यहाँ पे जो आपके बुक में लिखा है, क्रेडिट मार्केट है, मनी मार्केट है, डेब्ट मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ठीक है। ये चैप्टर कुछ खास है नहीं, बस ऐसे आपको समझाने के लिए है। फॉरेक्स मार्केट, डेरिवेटिव्स, कैपिटल इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड, इसका तो हम नाम ले ही लिए हैं। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहला है कि प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन तो बताया थे कि जो फिक्स मार्केट है, जो बैंक है, इसका प्राइस कौन डिटरमाइन, बैंक का प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, इसका जो आरओआई है ये बैंक इट सेल्फ डिटरमाइन करेगी, इट सेल्फ डिटरमाइन करेगी। इसका जो अल्को कमिटी होता है, ALCO, अल्को, अल्को कमिटी कौन हुआ, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी। तो बैंक का जो डिफिनीशन है, अगेन देखिए वही डिफिनीशन आ गया, ठीक है, कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो डिपॉजिट वाला पार्ट है ये लायबिलिटी होता है, एंड लोन एंड इन्वेस्टमेंट वाला जो बैंक का पार्ट है वो क्या है, एसेट है। और इसी को जो मैनेज करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, अल्को कमेटी, ठीक है।
तो जो अल्को कमिटी है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका डिसाइड करती है बैंक का, और वो क्या होता है, अप्रोक्स फिक्स होता है, वो हर एक दिन चेंज नहीं करता है, हर एक घंटा चेंज नहीं करता है। लेकिन जो मार्केट है इसका जो आरओआई है ये मार्केट के फैक्टर डिसाइड करते हैं, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, जो कि डिमांड सप्लाई है और बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि आप मॉडल बी में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये मार्केट रिलेटेड फैक्टर डिसाइड करते हैं, और जो आपका हो सकता है कुछ कुछ सेकंड पे बदलता हो, कुछ कुछ घंटा पे बदलता हो, दिन में कई बार आपका चेंज होता हो। इसका जो चेंज है, ये चेंज क्या है, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका जो फिक्स था, और ये क्या है, वेरिएबल है। बट एक जो इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको ज्यादा रिटर्न जो मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। अगर हम 12-13% अब चाहें या 15% या 20% चाहें, वो रिटर्न आपको क्या देगी, मार्केट ही देगी। दूसरा क्या है कि फंड मोबिलाइजेशन, कि इसमें जो फंड है ये रुका हुआ रहता है, जो बैंक से रिलेटेड जो जो प्रोडक्ट है इसमें बैंक के पास फंड रहता है, हालांकि वो भी मूव करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है, बट उसमें उतना मोबिलाइजेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जो फंड है इसमें मूवमेंट ज्यादा है, ठीक है ना। लिक्विडिटी, अगेन लिक्विडिटी पे चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि बैंक में रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसका लिक्विडिटी हाई है, क्योंकि कभी भी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का लॉस मिलेगा। बट इतना तो तय है कि अगर आपने 1 लाख रुपया जमा किया है तो इससे कम नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होगा, आपका इंटरेस्ट का लॉस होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल का लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन यहां पे मार्केट में तो आपके प्रिंसिपल का भी लॉस हो सकता है, कि अगर आपने 100 रुपया लगाया है तो मे भी अगर आप जिस समय ब्रेक करने जाएं तो आपका प्रिंसिपल ही 90 रुपया है, इंटरेस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि 110 रुपया है तो मूलधन तो आपका 100 हो गया, प्लस 10 रुपया इंटरेस्ट मिल गया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ा सा लो है, क्योंकि आप सोचेंगे कि अगर हम पैसा निकाल लेते हैं 90 रुपया तो 10 रुपया मुझे लॉस हो गया, मे भी हो सकता है कि ये 90 की जगह 80 भी आ जाए तो आपको ज्यादा लॉस हो गया। अगर पैसा निकालिएगा तो 20 रुपया का लॉस हो गया, और 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख के है तो ये ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो आप क्या सोचेंगे कि छोड़ देते हैं कुछ दिन, इसके बाद से इसको ऊपर आने देते हैं, और यहाँ पे हम पैसा निकालेंगे जब 110 पे आ जाएगा, जब 120 पे आ जाएगा, जब 100 से ऊपर आ जाएगा तो पैसा निकालेंगे। अभी इसको क्या कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, होल्डिंग कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका जो काम है उसको कैसे कीजिएगा, दूसरा पैसा अगर रिजर्व रखे होंगे तो उससे कीजिएगा, नहीं तो देख लीजिए क्या होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी हुआ ये क्या हुआ, ये बैंक के प्रोडक्ट से थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, बैंक के प्रोडक्ट से कम हुआ। इस बात को समझिए। रिस्क शेयरिंग, कि मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में जो है वो रिस्क शेयरिंग होता है। अब जैसे कि आपको हम आगे चल के म्यूचुअल फंड पढ़ाएंगे, म्यूचुअल फंड पढ़ाएंगे, तो हल्का सा यहाँ पे म्यूचुअल फंड का आपको इंट्रोडक्शन दे दे कि म्यूचुअल फंड इज ए पूल ऑफ मनी, पूल ऑफ मनी है। पूल ऑफ मनी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मनी, मतलब नाम से भी क्लियर है, म्यूचुअल का मतलब होता है सभी का, समलात जो हम लोग कहते हैं। म्यूचुअल फंड, फंड का मतलब बिलोंग्स टू मेनी इन्वेस्टर्स, ये आपका म्यूचुअल फंड हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूल ऑफ मनी, पूल ऑफ मनी। तो ये जो एएमसी के पास एक्चुअली पैसा जाता है, और एएमसी में फंड मैनेजर होता है, वो आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। अब यहां से जो रिटर्न मिलेगा वो फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पूरा मैकेनिज्म तो अभी हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत लंबा क्लास है, 2 दिन का कम से कम क्लास है, या 3 घंटे का क्लास है, तो पूरा डिटेल में इसका है, अभी तो समझा नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी रिस्क है, जो भी रिस्क है वो क्या हो गया, शेयरिंग टू मेनी इन्वेस्टर। तो ये मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि बैंक में तो रिस्क ही नहीं है ना, अभी आपको हमने बताया कि बैंक वाले प्रोडक्ट में तो रिस्क ही नहीं है, इसमें शेयरिंग का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जो भी बैंक का प्रोडक्ट है, जो भी पोस्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है, उसमें आपका नो रिस्क है, शेयरिंग की बात ही नहीं होती है। यहाँ पे रिस्क है, तो यहाँ पे आपका शेयरिंग की बात होती है।
लेकिन इतना भी क्लियर है कि म्यूचुअल फंड तो एक पार्टिकुलर हो गया, अब एक आदमी को लॉस होता है तो दूसरे आदमी को प्रॉफिट होता है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद से है इजी एक्सेस, कि जिस प्रकार आप बैंक के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जाइए अपना पैन कार्ड लेके, आधार कार्ड लेके, आईडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लेके जाइए और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एफडी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। उसी प्रकार आप मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, पैन कार्ड एक चाहिए और वही आपका केवाईसी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो इजी एक्सेस है ये है कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके बाद से है कि रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब मार्केट में क्योंकि जो वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मार्केट ही आपको वो बताएगी फैक्टर। वो वेरियस फैक्टर क्या है कि पार्टिकुलर किस कारण से मार्केट डाउन में है, किस कारण से मार्केट अप में है, तो वेरियस इंफॉर्मेशन आपको मार्केट से ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, वेरियस इंफॉर्मेशन मार्केट से ही मिलेगा। और रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट की विषय में बतला रहे हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड के विषय में बतलाते हैं कि अगर अगर आप सिंगल शेयर लेते हैं या सिंगल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मे बी अब यहाँ पर दोनों तरह का ऑप्शन है कि अगर अकेले आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, नॉलेज है, टाइम है, सब कुछ है, आप लीजिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट है वहां पे आपका रिस्क शेयरिंग होता है, साथ में आपका कॉस्टिंग भी शेयरिंग होता है, जो भी उसका कॉस्टिंग है उसको भी शेयरिंग होता है। इतना ही ध्यान में रखिएगा कि इससे कॉस्टिंग जब शेयरिंग होगा तो क्या हो जाएगा कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो भी आपका जो भी आपका बैंक रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें कैपिटल फॉर्मेशन की कोई बात नहीं होती है, कि उसमें मान लेते हैं कि आपने अगर 1 लाख रुपया लगाया है, तो इस पे अगर 4%, सॉरी 5%, 6%, वाट एवर जो भी आपका आरओआई आएगा, तो एक आपका प्रिंसिपल होगा जो 1 लाख होगा और प्लस यहाँ पे आरओआई हो जाएगा जो कि आपका इंटरेस्ट होगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन तब होता जब ये ऑटोमेटिकली फिर से री इन्वेस्टमेंट हो जाता है, अगले साल के लिए या अगले टर्म के लिए होता है, तब कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो आरबीआई तो अब मना कर दी है कि नहीं, अगर एफडी का टर्म उनका पूरा हो जाता है तो वो अगर नहीं करते हैं तो उनके अकाउंट में आप पैसा आप दे दीजिए, सेविंग अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलेगा। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई अगर टाटा स्टील का शेयर है, तो टाटा स्टील का शेयर अगर आप लेते हैं, तो अगर 200 रुपया का मान लेते हैं कि टाटा स्टील का शेयर है, टाटा स्टील का एक शेयर का प्राइस जो है अप्रोक्स मान लेते हैं 200 रुपया है। तो एक्चुअली टाटा स्टील के शेयर पे आपको दो चीज मिलेगा, एक तो आपको इस पे डिविडेंड मिलेगा एंड दूसरा आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है ना। तो डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड डिविडेंड अब जो भी टाटा स्टील का जो शेयर है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा शेयर को जान लेते हैं कि एक्चुअली शेयर का मतलब होता है ऑनरशिप टाइटल। ऑनरशिप टाइटल मतलब अगर आपके पास टाटा स्टील का शेयर है तो आप कंपनी के मालिक हैं टाटा स्टील के। बट ये केवल ख्वाब में ही सोचा जा सकता है कि एक शेयर ले लेंगे 200 रुपया के और टाटा स्टील के कंपनी के मालिक हो जाएंगे। जिसको अलग से नोट कर लीजिए, फिर बतलाते हैं कि जो भी शेयर होता है किसी भी कंपनी का, नॉट ओनली टाटा स्टील, किसी भी कंपनी का, इसमें आपको तीन चीज मिलता है, नोट कीजिए। एक तो आपको जो हमने बताया ऑनरशिप टाइटल, एक तो आपको कंपनी का मालिकाना हक मिलता है, कंपनी के आप मालिक हैं, जिस प्रकार जो भी अभी टाटा स्टील की मेजर शेयर होल्डर होंगे वैसे हम भी हैं। और दूसरा वोटिंग राइट मिलता है। वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है, वोटिंग राइट का मतलब होता है कि अगर कंपनी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है किसी भी काम को करने के लिए, किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें हम भी अपना मत रखेंगे। जैसे कि अपने देश में चुनाव होता है
लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक है ना, पार्लियामेंट के लिए चुनाव होता है, असेंबली के लिए चुनाव होता है, तो हम लोग जाके वोटिंग करते हैं ना। क्यों वोटिंग करते हैं? कि हम भी अपने मत दे रहे हैं कि पार्टिकुलर की सरकार, इसके लिए हम लोग वोटिंग करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि वोटिंग करते हैं हम लोग कि पार्टिकुलर का आप काम करें या ना करें, बट ये दोनों टाइटल केवल नाम का है, ओनली फॉर नेम, काम का नहीं है। क्योंकि हम लोग के पास पावर इतना निग्लिजेंस होता है कि चाह के भी ना हम उस वोटिंग से कुछ होने को है, और ना वो ऑनरशिप का टाइटल है उससे कुछ होने को है। बस ये केवल नाम का है, काम का नहीं है। हम जो टाटा स्टील का शेयर लेंगे उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड क्या है? तो ए पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। अब एक चीज और कॉलेज सिखा देते हैं कि आपके हाथ में जो पैसा है, रुपया है, मान लें कि 500 रुपया कहीं से आपके पास आता है, तो इसका किस सोर्स से आया है उससे इसका नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे आप लोग भी जानते होंगे, बट हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि अगर आप बैंक में काम करते हैं और आपको सैलरी मिला है, तो ये 500 रुपया जो है, तो वो सैलरी का है, बहुत सारे पैसे मिलेंगे उसमें, 500 भी होगा, वो सैलरी का हो गया, उसका नाम क्या हो जाएगा? सैलरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है बैंक आपको क्या दे दे? कुछ बोनस दे दे, तो बोनस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये थोड़ा सा उसका बैंक का प्रॉफिट होगा या कुछ होगा, उसका बोनस के मिलेगा। अगर उसी बैंक में आपने शेयर लेके रखा है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं जहां पे आपका घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, या किसी को रेंट पे दिए हुए हैं, तो जो पैसा वो देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंट बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप अगर आप कहीं भी काम करते हैं, या कोई कहीं भी काम करता है, वो डेली बेसिस पे करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेज बोलेंगे। ब्लैक मनी, व्हाइट मनी तो है ही। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग मनी का नाम हो सकता है। तो जो शेयर से जो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट क्यों मिलेगा? क्योंकि आप कंपनी के क्या है? ऑनर है। तो ऑनर को सैलरी नहीं मिलेगा, ऑनर को बोनस नहीं मिलेगा, ऑनर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा, जो कि ऑफकोर्स ये वेरिएबल होता है। ये भी वेरिएबल होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है और वो अनाउंस की है कि हम बोनस, सॉरी, डिविडेंड मिलेगा, तो वही आपको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं अनाउंसमेंट किए तो आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो डिविडेंड जो है कंपनी का एक पार्ट होता है, तो यही आपको मिलेगा यहाँ पे। एक तो आपको डिविडेंड मिलेगा जो कि वेरिएबल होगा, और जो कि हर एक साल मिलेगा या 3 साल नहीं भी मिल सकता है। बहुत सी कंपनी ऐसी है कि जो डिविडेंड देती भी नहीं। तो एक आपको बेनिफिट ये है, मतलब है, अगर डिविडेंड मिलता है तो एक बेनिफिट ये है। अब दूसरा चीज है कि अगर कंपनी में आप 100 रुपये आज लगाए हैं या 200 रुपये का आप शेयर लिए हैं, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये कितना हो सकता है ये नहीं मालूम है, वो तो मार्केट बताएगा। बट वाट एवर, ये अगर मान लेते हैं कि 200 से 300 हो जाता है, तो ये 300 को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन का जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, वो आपको मार्केट में ही है, वो आपको बैंक में नहीं है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है सबका? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल के तौर पे कि टाटा स्टील का नाम ले रहे थे, तो आइए आपको लाइव दिखला ही दे। टाटा स्टील शेयर, देखिए 208 है। आज मार्केट थोड़ा डाउन था, इसलिए थोड़ा सा कम हुआ है। अब ये मार्केट पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, जब कैपिटल मार्केट पढ़ाएंगे तो अच्छा से समझाएंगे। लेकिन कभी टाटा स्टील कम पे भी होगा, अगर हम थोड़ा सा और मैक्सिमम पे जाए। अब ये देखिए कि एक ऐसा समय था
और पीछे जाए 1999 2000, एक ऐसा समय था जहां पर टाटा स्टील की एक शेयर का प्राइस कितना था? बोलिए सौरभ जी, टाटा स्टील की एक शेयर का प्राइस कितना था? हाँ, 5 रुपया 66 पैसा। मतलब बहुत बहुत पहले की कम था पच- कितना। 25 साल पहले की बात है, 26 साल पहले की हम्म, बात है। तो आप जरा सोच के देखिए कि अगर आपने 5.5 रुपया लगाया होता उस समय, तो वो आज के डेट में 25 साल के बाद ये 208 रुपया आपको दे देता। मात्र 5 रुपया 66 पैसा, आज के डेट में 208 रुपया हुआ। तो जो 5 रुपया जो 66 पैसा जो हुआ, 208 रुपया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। और अगर आप यहां से टाटा स्टील शेयर डिविडेंड की बात करेंगे, डिविडेंड हिस्ट्री आप लिखिए, डिविडेंड हिस्ट्री का आप अगर बात करेंगे तो यहां पे आप देखिए कि ये 2000, सॉरी, अरे अरे, हम्म 2024-25 में ये एक शेयर पे 3 रुपया 60 पैसा दिए, और ये आपका देख रहे हैं ना, 3 रुपया 60 पैसा दिए 23-24 में, 22-23 में 3 रुपया 60 रुपया, 21-22 में तो 51 रुपया दिए। 21-22 में शेयर का प्राइस कितना था? 21-22 में देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग फिगर। इक्कीस बाईस, इसमें 21-22 तो यही हुआ ना। अब पूरे देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है कोई ऐसा, तो एक फिक्स प्राइस तो होगा नहीं कभी भी, लेकिन 21-22 में तो आप देख रहे हैं ना, 71 रुपया से लेकर ये 22 तक पूरा 130 रुपया 128 रुपया कम बेसी हुआ है। तो 100 125 रुपया 71 रुपया एवरेज, आप 100 रुपया मान लीजिए कि 100 रुपया पे वो तो 51 रुपया आपको डिविडेंड दे दिया है, ठीक है ना। 20-21 में 25 रुपया दिया है, 19-20 में। कहने का मतलब ये है कि वो भी आपके प्रॉफिट का एक अच्छा खासा हिस्सा है। तो शेयर से आपको क्या क्या मिला मार्केट से? बट एक तो ये आपको, हर साल प्रॉफिट दे देता है, और जो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम के लिए जो पैसा लगाते हैं वो मतलब वो पैसा रखा रहता है ना। अब म्यूचुअल फंड पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। हम केवल इतना समझा रहे थे कैपिटल फॉर्मेशन का क्या है। म्यूचुअल फंड में जो पैसा रखा है तो वो भी तो बढ़ता है, इन्हें भी हाँ। उसका बढ़ता नहीं है। हाँ सर। लेकिन देखिए, अब म्यूचुअल फंड को डिविडेंड मिलता है। मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड ने अगर टाटा स्टील का शेयर परचेज करके रखा है, हाँ। तो म्यूचुअल फंड को डिविडेंड मिला। अब वो उसमें से आपके हिस्से में आएगा, तो वो बोनस के रूप में आपके हिस्से में आता है। वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने अपने जी। इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन बोनस के हिसाब से करता है। तो आपने डायरेक्टली टाटा स्टील का शेयर नहीं लिया है, आपने पार्टिकुलर नहीं। कोई म्यूचुअल फंड लिया है। वो म्यूचुअल फंड वाले ने अगर टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट किया तो आपका डायरेक्टली तो नहीं ना होगा। जी। आपका एनएवी बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि आपका एनएवी नहीं बढ़ता है, उस पर भी हम लोग ढेर सारा चर्चा करेंगे, समझेंगे मैकेनिज्म को। लेकिन ये समझ में आया कि नहीं कि यहाँ जो लिखा हुआ है हर एक चीज की कैपिटल फॉर्मेशन, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ आया सर, समझ में आया। सब कुछ आ गया। लिखा है कि फाइनेंशियल मार्केट के जो फैक्टर हैं, ठीक है ना, फंक्शन जो है, ये प्राइस डिटर्मिनेशन, फंड मोबिलाइजेशन, लिक्विडिटी, रिस्क शेयरिंग, इजी एक्सेस, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब कुछ समझ में आ गया। और इसी चीज को जो है यहाँ पे वन बाय वन करके यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसको अच्छा से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मार्केट है, मनी मार्केट। सबसे फर्स्ट मार्केट मनी मार्केट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मार्केट जो है मनी मार्केट।
हालांकि जब भी हम मनी मार्केट पढ़ाते हैं तो कंपेयर कर देते हैं कैपिटल मार्केट से, क्योंकि जो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट है ये एक साथ चलता है। कंपेयर करके बतलाते हैं। मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है ये आपका आरबीआई है। बट पहले थोड़ा सा मनी मार्केट के विषय में बता दें, उसके बाद से इसको बताते हैं। देखिए, ये ऐसा थ्योरी नहीं है कि लगातार चलता है। अब ये बीच बीच में ऐसा कुछ टर्म आ जाता है कि पहले उसको समझाना पड़ता है। कि एक्चुअली मनी मार्केट को मनी मार्केट जो है वो कोई भी अगर एक फ्रेंड है, हमने अभी चर्चा कर रहा था कि एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को पैसा दिया, तो ये भी आपको मनी मार्केट का पार्ट है। तो मनी मार्केट आपका दो हिस्सा में बटा हुआ है, एक आपका ऑर्गेनाइज, दूसरा अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज वाला जो पार्ट है जिसमें हमने वो बताया कि कोई एक फ्रेंड जो दूसरे फ्रेंड को पैसा दिया, ये अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट है। दूसरा चीज कि इसमें आपका जो मनी लेंडर का आपने नाम सुना होगा, मनी लेंडर का आपने नाम सुना है, जो अपने सोसाइटी में होते हैं, सूद ब्याज पे ज्यादा पे पैसा देते हैं और फिर बहुत बुरी तरीका से वसूलते हैं। साहूकार या साहूकार जो हुआ, अभी बिहार गवर्नमेंट ने उनपे थोड़ा सा कैसा है कि अगर कुछ कोई ऐसा है जो आपको तंग कर रहा है तो प्लीज मुझे बतलाइए, हम उनकी खैरमन करते हैं। क्योंकि बिना लाइसेंस का आप पैसा नहीं दे सकते हैं। आपके पास अगर प्रॉपर लाइसेंस नहीं है तो पैसा नहीं दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको पैसा देना है और मुझे लेना है, या मुझे देना है आपको लेना है, अगर बात हम दोनों के बीच में है तो सरकार कुछ करेगी नहीं। सरकार तब न करेगी जब दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी सरकार के पास जाएगा, तब ना सरकार कुछ करेगी। अगर दोनों पार्टी में से कोई नहीं जा रहा है तो सरकार क्या करेगी? तो सरकार अगर बीच में इन्वॉल्व नहीं है, कोई रेगुलेटर बीच में इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका मनी मार्केट है। बहुत सारे जो चिट फंड है, चिट फंड का आपने नाम सुना होगा, शारदा स्कैम, बहुत सारे चिट फंड है, अब कम होते हैं। बहुत सारे एनबीएफसी पहले थे, अब आज के डेट में जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका भी रेगुलेटर कौन है? एनबीएफसी का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। आरबीआई है। कब रेगुलेटर हुई? चीट फंड क्या होता है, मतलब बता रहे हैं। चीट फंड जो होता है ना, इसका बिना रेगुलेटरी आप कुर्सी टेबल लगा के बोल दिया कि हम आपको आपके पैसा को दुगुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, ठीक है ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब बिना रेगुलेशन का आप एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया और वसूलना शुरू किया। तो उसमें अगर आप लालच देंगे, जैसे कि आप बैंक का देखे ना कि 6% है, 7% है, अब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आता है और आपसे बोलता है कि हम आपको 15% रिटर्न दे देंगे, 17% सिक्योर रिटर्न दे देंगे, तो आप जो है गांव देहात के या जो भी जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, वो उनमें लालच से पैसा लगा देते हैं। तो ये तो मतलब इलीगल होता है ना? इलीगल होता है, ये इलीगल होता है, ये इलीगल होता है। लेकिन आप जानते हैं कि पूरा जो देश चल रहा है वो आपके पॉलिटिक्स पे चल रहा है, ठीक है। अगर उसमें से कोई एक नेता आदमी जिसके पास ढेर सारा पावर है, वो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है तो उसको बोलने वाला कौन है? आप देख रहे हैं शारदा स्कैम जब हुआ तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। छोटे थे तो हम लोग जब, तो एक जेवीजी करके कंपनी थी, जेवीजी, आपने अब वही नाम हम लेने वाले थे। तो पैसा लेके बहुत लोग का भाग गया। जेवीजी कंपनी, वो हेलीकॉप्टर से घूमता था उस समय। सोचिए, आप सोचिए कि उस समय 2000 के पहले वो हेलीकॉप्टर से कि हम इतनी बड़ी कंपनी है कि मेरे पास ये है, एयर जो है एरोप्लेन है, ये है, वो है, और उसने लोगों का पैसा लेके भाग गया। तो अपने देश में पहले भी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी थी, आज भी है, लेकिन धीरे धीरे ये कमी इंप्रूव हो रहा है। लोग आप समझदार हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी है जिससे लोग जा रहे हैं। खैर बात है, बस
तो जो चीट फंड होता है ये आपको अनऑर्गेनाइज है, बहुत सारा ऐसा चीट फंड है, बहुत सारे ऐसा कुर्सी टेबल लेके आपको वो करते हैं। इसमें एक और वर्ड दिया गया है, इस वर्ड को नोट कीजिएगा। इस वर्ड को, जो ऑर्गेनाइज फंड है, देखिए चीट फंड है, बहुत सारे ऐसे निधीज है, बहुत सारे ऐसे निधीज है, बहुत सारे ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, बहुत सारे ऐसे इंडिजियस लोकल बैंकर, इंडिजियस मतलब जिनका कोई रेगुलेटर नहीं है, लोकल बैंकर है, तो अपने आप को बोलते हैं कि हम बैंकर हैं, ठीक है। तो उस तरह के जो लोग हैं वो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हैं, और वो भी मनी मार्केट के पार्ट हैं। ऐसा नहीं है कि वो मनी मार्केट के पार्ट नहीं है, वो है, बट हम लोग केवल जान लिए, अब इस पे हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे, ना एग्जाम में कुछ पूछने वाला है, ठीक है। मे भी एक क्वेश्चन पूछ दे कि चिट फंड का कोई रेगुलेटर है कि नहीं, या अनऑर्गेनाइज या इंडिजियस बैंक का कौन रेगुलेटर है, तो आप कहेंगे कि ना ऐसा कोई रेगुलेटर नहीं है। तो इसलिए बता दें कि आरबीआई अगेन रेगुलेटर है, बट पूरे मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई नहीं है। आरबीआई किसका रेगुलेटर है? तो आरबीआई जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है, जिसमें आपका बैंक आएगा, जिसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगी, जिसमें आपका जो है कोई कंपनी सब आएगी, ये सारे लोग जो है इसको रेगुलेट आरबीआई करेगी। माने आरबीआई खुद उनको बताइए कि आप ऐसे अपने फंड को रेज कीजिए, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट निकालिए जो हम लोग चर्चा करेंगे, उसका रेगुलेटर आरबीआई है। बट उसमें से भी बहुत सारे चीजों का रेगुलेटर आरबीआई नहीं है। मतलब इतना मान के चलिए कि आरबीआई मनी मार्केट का रेगुलेटर होते हुए भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। एक तो बता दिए ना कि जो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो सेक्टर है उसका तो रेगुलेटर नहीं है, साथ में मनी मार्केट का बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे मनी मार्केट में आपका मनी मार्केट में आपका रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, इसका रेगुलेटर खुद आरबीआई है। इसके बाद से आपका कॉल मनी आता है, कॉल नोटिस आज बतलाने वाले हैं, नोटिस एंड टर्म मनी, इसका रेगुलेटर आरबीआई है। लेकिन ट्रेजरी बिल जो है, ये ट्रेजरी बिल का रेगुलेटर आरबीआई नहीं है, इसका रेगुलेटर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसके बाद से आपका सीपी है, इसका रेगुलेटर आरबीआई है। सीडी है, इसका रेगुलेटर आरबीआई है। मतलब सीपी मतलब कमर्शियल पेपर, सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसके बाद से आपका मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है। तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर आपका कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? तो सेबी है। से भी है। तो सेबी ही आपका म्यूचुअल फंड का भी रेगुलेटर है। बट जो स्पेशली जो एक पार्टिकुलर फंड है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, सॉरी, उसका रेगुलेटर आरबीआई, ये आपको मनी मार्केट के अंडर आता है, लेकिन इसका भी रेगुलेटर कौन सा है? सेबी है। तो कई तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कि मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। कैपिटल मार्केट का कंप्लीट रेगुलेटर सेबी है, ठीक है। रेगुलेटर पे चर्चा हो गया, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज पे चर्चा हो गया, और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इस पे चर्चा हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात है कि मनी मार्केट जो है ये आपको फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए है, फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए। शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है कि लेस देन 1 ईयर। लॉन्ग पीरियड के लिए है कैपिटल मार्केट, फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब इसके जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये 1 साल या उससे ज्यादा के लिए, 1 ईयर या उससे ज्यादा के लिए, इनफाइनाइट ईयर तक चल भी चलेगा। तो मनी मार्केट शॉर्ट पीरियड के लिए, कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है ना। कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है वही आपका शेयर है, शेयर है, बॉन्ड है, डिवेंचर है। हालांकि ये बोला जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, आगे चल के आपको मालूम चलेगा। म्यूचुअल फंड तो हमने नाम ले ही लिया कि म्यूचुअल फंड भी आपको मनी कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है मनी मार्केट में एंड कैपिटल मार्केट में। एक और जो डिफरेंस है ये है लिक्विडिटी का। डीटी, लिक्विडिटी का। जो लिक्विडिटी आपका है वो मनी मार्केट का ज्यादा है। हालांकि मनी मार्केट को हम लोग लिक्विड मार्केट के नाम से ही जानते हैं, लिक्विड मार्केट के नाम से ही जानते हैं।
ये नोट कीजिए, कभी कभी पूछ भी देता है कि मनी मार्केट को और किस नाम से जाना जाता है। तो लिक्विड मार्केट, लिक्विड मार्केट इसलिए भी, एक तो शॉर्ट पीरियड के लिए है, और इसमें अगर आपके हाथ में मनी मार्केट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो वो जल्दी से लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पैसा मिल जाएगा। अब ज्यादा लॉस में नहीं मिलने को है, कि क्योंकि मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इसलिए इसमें पैसा मिल जाता है, और मूलधन तो मिल ही जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट तो मिल ही जाता है, इंटरेस्ट में भी आपको ज्यादा का कोई दिक्कत नहीं होता है। कैपिटल मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आपको T+2 डेज में जिसकी सेटलमेंट होता है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो T+1 डेज में इसकी सेटलमेंट होता है। मतलब आज अगर ट्रेडिंग कीजिएगा तो डे आफ्टर टुमारो सेटलमेंट होगा। T+1 का मतलब हुआ डे आफ्टर टुमारो। हालांकि ये धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, T+2 से जो है T+1 डेज पे शिफ्ट हो रहा है। अब तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो आज सेटलमेंट ही हो जाएगा। तो धीरे धीरे कैपिटल मार्केट का लिक्विडिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। और स्पेशली कैपिटल मार्केट में जो खरीद बिक्री होता है, इसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। हाँ, कुछ पूछे ना, कुछ पूछना है क्या? सर ये मनी मार्केट में हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, मतलब ये करते हैं क्या हम लोग? हाँ, इसका दो तरीका है, अभी हम बताएंगे। एक एक तरीका तो मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का है कि आप जो है कैपिटल मार्केट में जिस तरह आप डीमैट अकाउंट लेते हैं और प्लस ट्रेडिंग अकाउंट लेते हैं, चाहे बैंक की तरफ से लें या किसी ब्रोकर की तरफ से लें, वहां से लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी मिलता है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट भी मिलता है, वहां भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक दूसरा जो अभी आया है हाल फिलहाल में 2017 में, ठीक है, एक दूसरा जो 2017 में आया है, कब आया एग्जैक्टली आपको बतला देते हैं कब आया है। 2021 में आया, 17 में नहीं, 2021 में। नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। आपको दिखला भी देते हैं, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। तो लोग जानते ही नहीं है, आरबीआई एज ए रेगुलेटर सारे लोग जानते हैं, आप जानने लगे हैं, पहले वो भी नहीं जानते थे। समझ में आ रहा है ना, पहले वो भी नहीं जानते थे, क्योंकि एक तो नॉलेज कम था, कोई बताने वाला नहीं था। अब आप मान लेते हैं कि आप किसी बैंक में जाते हैं, एसबीआई के बैंक में मान लीजिए कि आप जानते हैं, पीएनबी के बैंक में जाते हैं, या किसी ग्रामीण बैंक के में आप जाते हैं, तो वो थोड़े आपको बताएं कि मेरा रेगुलेटर आरबीआई है। आपको कोई काम ही नहीं है, बताने का मतलब ही नहीं। बट अब धीरे धीरे होने लगा है कि लोग प्राइवेट सारे बैंक, बहुत सारे बैंक है जो प्राइवेट आए हैं, एचडीएफसी, तो वो आप जाइएगा तो वो बताएंगे, मतलब जिनके पास नॉलेज नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है, उस तरह से मेरा भी रेगुलेटर आरबीआई है, आप मेरे पास भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, भागेंगे नहीं कहीं। तो आप जाके धीरे धीरे लोग को मालूम चलने लगा है कि आरबीआई क्या है, आरबीआई अपना आप प्रचार प्रसार करने लगी है। लेकिन वास्तव में आरबीआई रेगुलेटर है, इसके पास कोई अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है। जनरल पीपल, जो हम लोग रिटेल रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल पीपल हैं, ये हम लोग इसके पास अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, रेगुलेटर के पास अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी 2021 में आरबीआई ने आपको आरबीआई रिटेल डायरेक्ट एक अकाउंट का ऑप्शन दी है। यहां पे देखिए, ओपन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट। अब ये नाम से भी क्लियर है, रिटेल है, मतलब ये हम ही लोग के लिए है स्पेशली। ये हम लोग अगर मनी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो अभी आप पूछ रहे थे कि सर हम लोग मनी मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये एक तरीका नया आया है। डीमेट अकाउंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और यहां से डायरेक्टली आप आरबीआई से बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल परचेज कर सकते हैं। और यहाँ भी अकाउंट ओपन करना में आपको कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे कीजिए ना, वो सिंपल केवाईसी आपको लगेगा, इसको क्लिक कीजिएगा और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिंपली वो सब होगा, और अकाउंट ओपन कीजिए और यहां से आप परचेज कर लीजिए। यहाँ देखिए आपके पास आता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है,
आपके पास जो है ये सब होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो आपके पास आधार कार्ड लिंक हो, तो ये तो आप बैंक में भी यही होता है, ठीक है ना। लेकिन एक सेविंग अकाउंट आपके पास पहले से होना चाहिए, जो कि आपका इंटरनेट या यूपीआई फैसिलिटी से हो, क्योंकि पैसा तो इसी से जाएगा ना। आपके पास जो है अकाउंट होल्डर जो होगा उसका एक सिग्नेचर किया हुआ होगा, इमेज चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड का चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए, बस हो गया, एड्रेस प्रूफ चाहिए, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है ना। तो प्रोसीड यहाँ कीजिए और आप अकाउंट ओपन कीजिए, और ठीक है सौरभ जी, अकाउंट ओपन कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए आप मनी मार्केट में। जो आप बोल रहे थे कि सर मनी मार्केट में कैसे होगा, ऐसे होगा, और करना चाहिए, क्योंकि मनी मार्केट लिक्विड मार्केट है। मतलब यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये आपकी एफडी से ज्यादा होगा, इतना तो क्लियर है कि जो भी आपका मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, यहाँ पे जो आरओआई मिलेगा, ये इसमें थोड़ा सा वेरिएबल मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है। नोट कीजिए, मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट जितना भी है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा ही, थोड़ा सा वेरिएशन होगा ही, 100% वो सिक्योर नहीं होगा, लो रिस्क होगा। कम से कम जो आपका एफडी है, जो आपका एफडी है इसमें नो रिस्क होगा, नो रिस्क होगा। बताइए ना कि रिस्क से तो कोई मतलब ही नहीं है, पहला दिन ही मालूम है अंतिम दिन क्या मिलेगा। लेकिन जो भी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट होगा उसमें आपको तीन तरह का रिस्क हो सकता है, लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, एंड हाई भी हो सकता है। तो जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है वो आपके लो वाले कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये काफी रेटिंग के बाद इशू किया जाता है, आरबीआई देख रही है। मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला है उसकी बात कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट इसका है मनी मार्केट का। ऐसे तो अभी ये मतलब है ना कि सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। बट ये रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी का ये चैप्टर का पॉइंट है। पॉलिसी ये भी बतला देंगे, मनी मार्केट के बाद ये भी बतला देंगे, हालांकि ये आपको मॉडल बी में पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, मॉडल बी का ही ये है तो क्या है, अभी बतला देंगे, ऐसा क्या है, एग्जाम आ ही गया है, ये भी बतला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मॉनेटरी पॉलिसी बता देंगे, डोंट वरी, क्योंकि उसमें सब कुछ है। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको क्या क्या पढ़ना है, रेपो रेट पढ़ना है, रिवर्स रेपो रेट पढ़ना है, इसके बाद से आपका बैंक रेट पढ़ना है, इसके बाद से आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ना है, एंड सीआरआर एसएलआर तो कॉमन है ही, सीआरआर एसएलआर कॉमन तो है। इसमें आपका एलएएफ भी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी है, तो बताएंगे रेपो रेट हम आपको बता देंगे, डोंट वरी, मॉनेटरी पॉलिसी भी बता देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आइए कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी को देखते हैं। कॉल नोटिस एंड टर्म मनी है, ठीक है। उबाऊ नहीं ना लग रहा है, ये बता दीजिए पहले ही। नहीं सर, बिल्कुल नहीं लग रहा है। चलिए, तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी को बता देते हैं। कॉल नोटिस एंड टर्म, मैं तो कहता हूं कि आप लोग पढ़ लीजिए, मन भर पढ़िए, ये 2 मंथ मुझे दे दीजिए और रिजल्ट ले जाइए जीआईबी का। लेकिन आपको ये 100% देना होगा 2 मंथ, ऐसा नहीं कि आप बस दे दिए। आप होल हार्टेडली मेहनत कीजिए, मतलब पूरा सोल से, ठीक है ना, मेहनत कीजिए। जो नहीं समझ में आए पूछिए, एक एक वर्ड, एक एक जो है ना, एक एक लेटर पढ़ाएंगे। तो जो एक बैंक है, आइए देखते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी क्या है। कि जो एक बैंक है B1 या कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब कल ही एक्सप्लेन किए हैं कि सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है,
कि जो जो भी रेगुलेटर है, हम लोग का 3 रेगुलेटर है ना। कौन-कौन 3 रेगुलेटर है? एक तो आपका आरबीआई है, मतलब जो ये बड़ा वाला रेगुलेटर, जनरल पीपल के लिए भी इसमें रखते हैं। एक आपका सेबी है एंड तीसरा आपका आईआरडी है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आप अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं, रिटेल कस्टमर तो नहीं कर सकते हैं ना। ये किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को देगा, बैंक को दे, एनबीएफसी को दे, किसी और को दे, ब्रोकर को दे, और उस वहां पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक्सेप्ट ये वाला रिटेल डायरेक्ट को छोड़ दीजिए तो, ठीक है ना। तो वो सारे क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वो सारे क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इसलिए बतलाया कि जो जो कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी में डील करता है, वो बैंक तो डील करता ही है, साथ में दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी डील करता है। कौन कौन डील करता है अभी बताते हैं, सारे का नाम ले लेते हैं। तो एक बैंक जो दूसरे बैंक को लोन देगी, आप पूछिएगा सर ये बैंक को भी जरूरत पड़ता है क्या दूसरे बैंक को लोन देने के लिए? तो हाँ पड़ता है, कि बैंक के पास जो भी मनी रखा हुआ है, जो भी कैश रखा हुआ है, इसका पार्टिकुलर पर्पस है, पार्टिकुलर पर्पस है, मतलब बिना पर्पस का नहीं रखा है। मेरे अगर पर्स में पैसा रखा हुआ है, अगर मान ली कि जो है 500 रुपया, 1000 रुपया रखा हुआ है, तो कोई पर्पस नहीं है, बाजार जाएंगे, जो जो मन करे परचेज कर लेंगे। आपके पर्स में भी ये रखा होगा तो कुछ यही आपका भी इंटेंशन होगा, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर एक दूसरा एक थ्योरी शुरू हो जाएगा कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सेविंग क्या है? सेविंग का कोई पर्पस नहीं होता है, आपके पास जो पैसा रखा, हालांकि सेविंग सबसे पहले जो होता है, या तो आपके पास रखा हो, मतलब आपको जो सैलरी मिला, इसमें से जो आप एक्सपेंस कर दिए, एक्सपेंडिचर हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया? आपका सेविंग हो गया। अब इसको अगर आपने पास रखिए या सेविंग बैंक अकाउंट में रखिए, दिस इज कॉल्ड योर सेविंग। बट वो एक तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कम मिलता है अगर सेविंग में अकाउंट में रखिएगा, ठीक है ना। और अपने पास रखे हुए हैं तो मिले, वो भी नहीं मिलेगा। और दूसरा कि ये खर्च होने का ज्यादा संभावना है, और बिना पर्पस का है, इसका कोई पर्पस नहीं है, कोई कोई पर्पस नहीं है। लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका पार्टिकुलर एक गोल होता है, एक कोई टारगेट होता है। देखिए ये मार्केटिंग का वर्ड है, गोल एंड टारगेट। जैसे कि अभी आप लोग जो मेरे पास बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका एक गोल है पार्टिकुलर कि हाँ इस बार जीआईबी क्लियर करना है। अब गोल एंड टारगेट में भी क्या डिफरेंस है, इसको ही बतला देते हैं कि गोल जो होता है वो छोटा वाले जो आपका वर्क होता है उसको गोल कहते हैं, टारगेट वो बड़ा वाला होता है। अब जीआईबी जो हुआ वो आपका ये टारगेट हुआ, और आप जीआईबी ऐसे क्लियर नहीं होगा, जब आप 4 पेपर निकालेंगे, इकोनॉमी, पीपीबी, अकाउंटिंग एंड रिटेल, ये 4 पेपर निकालिएगा तो जाके आपका जीआईबी निकलेगा। एक पेपर 2 पेपर से नहीं निकलेगा, 3 पेपर से भी नहीं, 4 पेपर, और विथ एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स, कम से कम मिनिमम, तो जाके निकलेगा। तो ये पार्टिकुलर क्या हुआ, ये आपका गोल हुआ। एक एक गोल को अगर आप कंप्लीट कीजिएगा तो आप मैच जीत जाइएगा। बोल सुनते नहीं है, फुटबॉल होता है तो उसमें क्या बोलता है, एक गोल हो गया, दूसरा गोल हो गया, तीसरा गोल हो गया, ठीक है। और जब समय समाप्त हो जाता है तो जिसका गोल ज्यादा होता है मैच वही जीत जाता है। वही चीज यहाँ पर भी है कि आप एक एक गोल कंप्लीट कर लीजिए, हर एक जो भी आपका पहला पेपर में आप अच्छा नंबर लेके आइए, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, तो सारे गोल कंप्लीट हो जाएगा तो आप मैच जीत जाएंगे, मतलब आपका टारगेट एक कंप्लीट हो जाएगा। तब आप सीए आईआईबी की तरफ बढ़ जाइएगा। तो मैं बता रहा था कि हम लोग के पास जो पैसा है उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई कोई ऐसा गोल टारगेट तो नहीं है। लेकिन बैंक के पास अगर पैसा कोई है, एक पैसा भी है, तो उसका पार्टिकुलर पर्पस है, बिना पर्पस का है नहीं। अब बैंक को भी अचानक से कुछ एक्सपेंस आ जाता है,
समझ में आ रहा है ना? बैंक को भी अचानक से एक्सपेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल सीआरआर तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए ये है कि सीआरआर एक्चुअली क्या है। तो बैंक का जो एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल, ठीक है, तो आरबीआई बोलती है कि एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज, जो कि अभी शायद 3.5% है, आप लोग को ऑनलाइन ले चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो 3.5% है, ये आप मुझे दे दो, आरबीआई को दे दो, और कैश के रूप में देना, कैश के रूप में चाहिए। तो हर एक बैंक का, एकदम से नोट कीजिए कि हर एक बैंक का एक करेंट अकाउंट होता है आरबीआई के साथ, ठीक है। हम लोग नहीं खोल सकते हैं, आरबीआई के पास सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, करेंट अकाउंट भी नहीं खोल सकते, हालांकि आरबीआई सेविंग अकाउंट खोलती ही नहीं है, लेकिन हर एक बैंक का एंड हर एक एनबीएफसी का करेंट अकाउंट आरबीआई के साथ होता है। तो पार्टिकुलर अमाउंट जो है कैश के रूप में देना होता है आरबीआई को, जो कि आरबीआई कभी लौटाती नहीं है, ना ही प्रिंसिपल एंड ना ही इंटरेस्ट, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन इसमें एक चीज जो है कि ये बोलती है कि जो मेंटेन करना है सीआरआर, ये आपको अपडेट होगा 14 दिन में। मतलब 14 दिन का जो हिसाब किताब होगा उसको कर लीजिए पहले, फिर नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाएगा, राइट ना? ये कंडीशन है। और इसमें भी ये कंडीशन है कि 14 डेज का जो 70% है, ये आप डेली मुझे देना है। मतलब जो पैसा आपके पास आया गया रात में, जो हिसाब किताब होगा शाम में, इवनिंग में, उसका आप मुझे पर्टिकुलर अमाउंट मेरे खाता में डालते जाइए, हम लेते जाएंगे। और जो 14वां दिन होगा, जिसको हम लोग फोर्ट नाइट कहते हैं, फोर्ट नाइट, फोर्ट नाइट का मतलब होता है 14 डेज। जिस तरह वीक का मतलब क्या होता है 7 दिन, उसी तरह फोर्ट नाइट का मतलब होता है 2 वीक, 14 डेज। तो बाकी जो 30% जो रिमेनिंग हो गया, वो आपको फोर्ट नाइट बेसिस पे पूरा हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे है कि जिस समय फाइनल हिसाब किताब हो रहा था, उस समय अगर बैंक को मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं हुआ, जो कि आरबीआई को ट्रांसफर करना था, क्योंकि आरबीआई को ट्रांसफर अगर नहीं करेगी तो आरबीआई पेनाल्टी लगा देगी। तो ये अरेंजमेंट बैंक कहां से करेगी? क्योंकि बैंक के पास जो पहले से जो पैसा रखा हुआ है किसी भी चीज पे, वो विदाउट पर्पस नहीं है, उसका पर्टिकुलर पर्पस है। तो ये पैसा दूसरे बैंक से हो सकता है लोन ले, कोई B2 बैंक से। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हमने यहाँ पे बताया कि ऐसी बात नहीं है, बैंकों को भी पैसा की जरूरत पड़ती है। अब हम लोअर लेवल पे मालूम नहीं चल पाता है, लेकिन अपर लेवल पे ये नॉर्मल बात है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन फिर करते हैं कि जो एक बैंक दूसरे बैंक को जो लोन देती है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म जो लोन देती है, ये 3 प्रकार का होता है। इसका 3 नाम है, एक कॉल, दूसरा नोटिस एंड तीसरा टर्म। तो अगर आप केवल 24 घंटा के लिए लोन देते हैं, 24 आवर के लिए, जिसको आप कॉल मनी के नाम से जानेंगे, कॉल नोटिस या एंड टर्म मनी। अब नाम है लोन, नाम क्या है? लोन। लेकिन ये लोन बोला नहीं जाता है, इसको क्या बोला जाता है? मनी बोला जाता है। अब क्यों बुलाया था अभी बतलाते हैं, पहले ये जान लीजिए कि कॉल जो होगा वो 24 घंटा के लिए होगा, नोटिस जो होगा वो 2 दिन से लेकर 14 डेज के लिए होगा। समझ में आ रहा है ना? एंड टर्म जो होगा वो 15 डेज से लेकर 1 साल के लिए होगा। ये है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इतना छोटा क्वेश्चन कि कॉल मनी कितने दिन के लिए होता है, मे भी पूछा भी जा सकता है, नोटिस मनी कितने दिन के लिए होता है, टर्म मनी कितने दिन के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना होगा, मनी इसलिए बोला जाता है कि एक तो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जल्दी से लोन में कन्वर्ट हो जाए। मतलब अगर एक बैंक दूसरे बैंक को अगर पैसा मान लेते हैं कि 15 दिन के लिए दिया, या 7 दिन के लिए दिया, या 10 दिन के लिए दिया, और उसको खुद का पैसा का जरूरत पड़ेगा, उसी पैसा का जरूरत पड़ा है कि मेरे पास अगर होता तो हम काम कर लेते हैं, हम तो दूसरे बैंक से मान लीजिए कि B1 जो है B2 को दे दिया, और
10 दिन के लिए दिया, 10 डेज के लिए दिया, समझ में आ रहा है ना, 10 डेज के लिए दिया, और 2 ही दिन के बाद इसको वो पैसा का जरूरत पड़ गया, तो अगर इसके पास होता तो कुछ खर्च कर लेता, नहीं तो फिर वो B3 से इंतजाम करेगा, B3 से मांगेगा, तो फिर उसको पेनाल्टी मतलब उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। ये बोलेगा B2 को कि भाई मुझे रिटर्न कर दो। हालांकि लोन में ये होता नहीं है। जब भी बैंक लोन देती है किसी भी कस्टमर C1 को, तो मान लेते हैं कि होम लोन दी 10 साल के लिए, मान लेते हैं 10 ईयर के लिए, तो साल भर में ही थोड़े बोलती है कि आप मुझे पूरा लोन कंप्लीट कीजिए, अब हो गया, अब हिसाब किताब कर लेते हैं, 2 ही साल में नहीं बोलेगी। ज्यादा ज्यादा क्या करेगी बैंक, बोलेगी कि आप EMI देते रहिए। EMI अगर आप रेगुलर दे रहे हैं, स्टैंडर्ड लोन है, तब हम आपको टोकेंगे नहीं। टोकेंगे कब, जब पहला EMI देखिए तो बुरा लगेगा, दूसरा EMI ब्रेक कीजिएगा तो थोड़ा सा और बुरा लगेगा, और तीसरा पे तो आपको नोटिस दे देंगे, और उसके बाद से तो आपका NPA में चला जाएगा। इसके बाद मुझे बुरा लगेगा, तब तक बुरा नहीं लगेगा, बट यहाँ पे नहीं दीजिएगा तो बुरा लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक क्लॉज होता है, कॉल एट एनी टाइम, मतलब जब भी हम आपको पैसा दे रहे हैं 14 दिन के लिए, लेकिन इसके बीच में जब भी हम मांगे तो आप इनकार नहीं कीजिएगा। अब आप सोचिए आप कहाँ से इंतजाम करके दीजिएगा। ये B2 के पास अपना पैसा आ गया है तो ठीक है, नहीं तो B4 से इंतजाम करके दे, बट वो देगा। इसीलिए इसका नाम है कॉल एट एनी टाइम, और इसलिए इसका नाम मनी होता है। लोन होते हुए भी इसका नाम क्या है, मनी है। और इसीलिए जो बैंक जो डील करती है दूसरे बैंक से, वो केवल कॉल एंड नोटिस मनी में डील करती है। टर्म मनी तो समझिए कि केवल नाम का दे दिया गया है, लेकिन टर्म मनी में बहुत कम ही बैंक डील करती है, क्योंकि जो बैंक लोन लेती है उस पर तो तलवार लटकता रहता है ना, समझ, कब वो मांग दे मुझे देना होगा। तो इसका नाम भी जो है ना कॉल रेट है। इसका नाम क्या है, कॉल रेट। अब अलग अलग नहीं है, कॉल मनी के लिए कॉल रेट, नोटिस मनी के लिए नोटिस रेट, टर्म मनी के लिए टर्म रेट, ऐसा नाम नहीं है। इसका जो ROI होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो कॉल रेट होगा। अब एक क्वेश्चन और आप पूछिए कि सर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कौन करता है। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है वो मिबोर के थ्रू होता है, MIBOR, मिबोर। मिबोर क्या है, आपने लिबोर का नाम सुना होगा, LIBOR। लिबोर का फुल फॉर्म क्या हुआ, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। वेरी गुड। और लिबोर का फुल फॉर्म लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, वेरी गुड, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट लिबोर का फुल फॉर्म हुआ। और मिबोर का फुल फॉर्म हुआ मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। मतलब ये डेली का डेली मीटिंग होता है, डेली मीटिंग होता है मुंबई में कि आज का मिबोर रेट क्या होगा। मतलब इंटरबैंक है, इंटरबैंक का मतलब क्या हुआ कि एक बैंक जो दूसरे बैंक को लोन दे। ऑफर रेट मतलब हम ऑफर दे रहे हैं, इस पे अगर आपको चाहिए तो लोन ले लीजिए। तो ये डेली का डेली मीटिंग होता है, और इसमें जितने भी बैंक के जो पर जो होंगे आपको मैनेजमेंट में जो होंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और लोग बैठते हैं। अब आज पहले एक पार्टिकुलर प्लेस था, अब ऑनलाइन होता होगा, ये हमको नहीं मालूम है कि कैसे वो मीटिंग होता है, लेकिन डेली मीटिंग होता है। और उसमें स्टॉक मार्केट के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं कि आज का रेट क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से एक बैंक दूसरे बैंक को लोन को देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आ गया कि वो कौन कौन सा बैंक है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कितना लोन दे सकते हैं या ले सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आपके पास ये नोट्स है कि इसमें जो बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जितना भी आपका नेशनलाइज बैंक है वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। केवल आपको लोकल एरिया बैंक को छोड़कर, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। अब पूछिए लोकल एरिया बैंक कौन सा है, इसको अभी बताते हैं।
आप जो आरबीआई आरआरबी है, आप मैक्सिमम स्टूडेंट जो है अभी आरआरबी से है, रीजनल रूरल बैंक, तो ये कुछ साल पहले इनको भी परमिशन मिल गया। कुछ साल पहले तक नहीं था, मतलब जैसे कि 2012-13 से हम पढ़ा रहे हैं, तो उस समय नहीं था। अभी कुछ साल पहले मिला है इनको परमिशन आरआरबी को। तो ठीक है, मिल गया है तो अच्छी बात है। तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आरआरबी कब आई थी बताइए? आरआरबी इंडिया में कब आई थी? आरआरबी का कंसेप्ट क्या है? आपसे पूछा जाए कि आरआरबी कब आई थी तो आप क्या बोलेंगे? 1975 में। वेरी गुड, 1975 में आई थी और लाइसेंस जो मिला था 76 में मिला था। ठीक है ना? तो इसके पहले आपको लोकल एरिया बैंक आ गया था, या इसके साथ ही आया था लोकल एरिया बैंक। तो आरबीआई ने जब एनालिसिस किया तो देखा कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे आरआरबी का कंसेप्ट बनता है। अब आरआरबी जो है आपको बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब है, उनका कंसेप्ट था, जो अभी राष्ट्रपति भी थे, अब तो चुनाव हो गया है, दूसरे हो गया। उनका ये कंसेप्ट था, तो पूरे वर्ल्ड को अच्छा लगा, उनको नोबेल प्राइज लगा मिला उस पे, और उसके थ्रू इंडिया में भी ये कंसेप्ट आया। ये सब बात है, हिस्टोरिकल बात है, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि गांव के विकास के लिए, जो गांव को पार्टिकुलर लोन मिल सके, गांव गांव को जो पार्टिकुलर बैंकिंग सेवा मिल सके, इसके लिए आरआरबी को लेके आया था। क्योंकि जो कमर्शियल बैंक थी वो ये काम 100% नहीं कर रही थी, तो उसको रहने दिया गया, बोला है कि आरआरबी को लेके आते हैं। हालांकि कमर्शियल बैंक के ही सहयोग से आएगा, कोई ना कोई उसमें आपका जो स्पॉन्सर होगा वो कमर्शियल बैंक ही होगा। आरबी का 3 स्पॉन्सर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आपका स्टेट गवर्नमेंट है एंड कमर्शियल बैंक है, ये आपको मालूम ही है। तो स्पॉन्सर कमर्शियल बैंक ही होगा, सहयोग उसी का होगा। बट जो है ये स्पेशली गांव के उत्थान के लिए आएगी। लेकिन आरबीआई ने एक चीज और देखा, और सरकार ने भी एक चीज और देखा, कि कुछ ऐसा जगह है जो लगता तो गांव है लेकिन वहां पे आरआरबी का कंसेप्ट बनता नहीं है। जैसे कि हरियाणा का कुछ क्षेत्र हुआ, पंजाब का कुछ क्षेत्र हुआ, तो वो लोग पहले से इतना डेवलप है, समझ में आ रहा है ना? पहले से इतना डेवलप है कि वो है गांव, लेकिन एक्चुअली वहां पे आरबीआई कंसेप्ट बनता नहीं है। तो वहां के लिए आरबीआई ने लोकल एरिया बैंक को लेकर आया। तो लोकल एरिया बैंक भी एक प्रकार का कमर्शियल बैंक ही है, लेकिन ये कुछ ही जगह पे सीमित है, थोड़े सा जगह पे सीमित है, तो इनको दूर रखा गया है। इनको ये आप कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी से इनको दूर रखा गया है। ठीक है, 10 बजे से ऊपर हो गया है। देखिए अभी हम 2 मिनट मुझे और समय दीजिए, 10 बजे के बाद हम नहीं जनरली पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे समय दीजिएगा तो हम बढ़िया से पढ़ा पाएंगे। आपको पहले भी बता चुके हैं, मुझे 2 मंथ दीजिए और उसके बाद से रिजल्ट आपका है। इसके बाद से आपका कोऑपरेटिव बैंक है एंड लैंड डेवलपमेंट अदर देन कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक भी बहुत तरह का होता है, इसमें जो लैंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक है ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर से आपका प्राइमरी डीलर है। प्राइमरी डीलर कौन होता है? जो स्पेशली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करता है, तो ये आपका प्राइमरी डीलर है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है एंड पेमेंट बैंक है। तो ये तो आपका इधर 7-8 साल से है, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। तो ये इसको भी आपको परमिशन मिल गया है। तो कौन कितना करेगा, तो नीचे में एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल है कि आपका जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो 100% आपका जो एवरेज, डेली एवरेज बेसिस का रिपोर्टिंग फोर्टनाइट होगा, मतलब जो आरबीआई को रिपोर्ट करेगा उसका 100% वो आपको ले सकता है या दे सकता है। लेकिन किसी दिन विशेष जरूरत पड़ जाए तो 125% ले सकता है, लेकिन ऑन द एवरेज उसको 100% मेंटेन करना होगा। टर्म मनी में दोनों बैंक के रिप्रेजेंटेटिव में जो बात होगी उसका होगा, टर्म मनी का यहाँ नहीं है। पेमेंट बैंक आप देख लीजिएगा, तो इसको आप समझिएगा और इसको समझ के रखिएगा, और पूरे को पढ़ के एक बार रीडिंग दे के जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी समाप्त करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी कुछ बोलना है, पूछना है, फीडबैक देना है तो प्लीज बतलाइए।